Hi Bachobari, this is your educator Shubham Pathak and today we are beginning CBSE class 9th SST with this session. अच्छा ये सेशन जो है ज्योग्राफी के पहले चैप्टर का है इंडिया साइज लोकेशन। ये छोटू सा चैप्टर आपका बहुत स्कोरिंग है क्योंकि इस चैप्टर में से आप 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने फाइनल एग्जाम्स में। इनफैक्ट यूनिट टेस्ट में भी इसमें से बहुत कुछ आने वाला है। तो चलो इस चैप्टर को आज एस कर लेते हैं। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके आंसर्स भी आपको इसी सेशन में मिल जाएगा बच्चा, और सेशन के कॉन्टेंट की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके अलावा आपको 2 और चीज़ें मिलेंगी। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक जहां मैं बच्चों से बातें करती हूँ, और मेरे टेलीग्राम का लिंक जहां पे हम लोग ओकेजनल डाउट सेशंस भी रखते हैं। तो आप उन दोनों को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। एनीवे चलो स्टार्ट करते हैं। इंडिया साइज लोकेशन। सो इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। हम काफ़ी पुराने और हमारी काफ़ी खूबसूरत सी रिमार्केबल सी हिस्ट्री है। हम आज से ही नहीं, दुनिया में बहुत सालों से फेमस है। हमने पिछले 50 सालों में आपने देखा हो तो काफ़ी ज़्यादा सोशल लेवल पे और इकोनॉमिक लेवल पे प्रोग्रेस हासिल कर ली है। ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस पहले नहीं करते थे हम, लेकिन पिछले 50 दशकों में टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोग्रेस हमने बहुत ज़्यादा की है, राइट। India has also made remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. आप सबको पता है कि हमारी कंट्री दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में आती है। हमारा GDP हमेशा सोरिंग हाई रहता है। इंडिया ने एग्रीकल्चर से लेके टेक्नोलॉजी तक कोई फील्ड ऐसी नहीं छोड़ी है जहां पे अपना मार्क ना छोड़ा हो दुनिया में। सो वी हैव बीन डूइंग प्रीटी ग्रेट। बट वॉट इज आवर लोकेशन इन द वर्ल्ड? हमारे बाकी सारी चीज़ें तो हमने सेट कर ली हैं, लेकिन हमारी लोकेशन कहाँ पे है, कैसी है, क्या उसका हमें फ़ायदा मिलता है, वो आपको इस चैप्टर में मैं बताने वाली हूँ। इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री। चाहे वो आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखो या एरिया के हिसाब से देखो, हम काफ़ी वास्ट कंट्री में आते हैं, बड़ी कंट्री में आते हैं, और हम कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। यानी कि इक्वेटर से ऊपर वाला जो पार्ट होता है अर्थ का, हम उसे नदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो हम कम्प्लीटली किस में आते हैं? नदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। हमारा जो मेन लैंड है, मतलब जो इंडिया का लैंड है, वो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के एक्सटेंट में सिमिलर आता है। मतलब आप हमारे सबसे सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड और सबसे नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड का अगर आप डिफरेंस निकालोगे, और हमारे ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड और वेस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड का अगर डिफरेंस निकालोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही आएगा, 29 से 30 डिग्री तक। आप ये वैल्यूज लिखी हुई हैं, इसको आप माइनस करके देख सकते हो। ऑल्सो ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो, बट दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चा। आई कांट हेल्प यू विद दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसको रीड पता है कैसे करते हैं? तो लैटिट्यूड को रीड करोगे आप 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, नॉर्थ टू वॉट? इक्वेटर, एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। लॉन्जिट्यूड को रीड करोगे 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू प्राइम मेरिडियन, एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट अगेन टू प्राइम मेरिडियन। लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आता है तो इस वीडियो में मैं आगे समझाने वाली हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। अभी बस ये याद करो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज अगेन अ ग्रेट लैटिट्यूड, अ वेरी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड। ये जो लैटिट्यूड है ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, 8 स्टेट से होकर गुजरता है, जिसके नाम आपके मैप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। अब लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है बच्चा? किसी भी, ये जो गूगल मैप्स वगैरह आप देखते रहते हो, और जहाँ पे भी आपको जो लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन पता लगती है, वो कैसे पता लगती है? वो पता लगती है ये लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड से। तो लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड बेसिकली किसी भी एरिया के कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। एक वर्ल्ड को एक बड़ा ऐसे ग्राफ की तरह आप इमेजिन कर सकते हो। लॉन्जिट्यूड्स होती हैं ऐसी लाइंस जो कि प्राइम मेरिडियन से ईस्ट और वेस्ट काउंट की जाती हैं। तो देश के, दुनिया के बीचों बीच हम प्राइम मेरिडियन ड्रॉ करते हैं, और उससे ईस्ट और उससे वेस्ट हमें किसी भी जगह के लिए ऐसे रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं। आप इमेजिन करो एक संतरे को अगर छीलोगे तो जैसे अंदर से संतरा दिखता है, कुछ वैसे ही दिखती हैं लॉन्जिट्यूड्स की लाइन, यानी कि पोल्स की तरफ वो होती जाती हैं, आपस में चिपकती जाती है। आप देखो यहाँ पे आपस में पोल्स की तरफ थोड़ी सी उनमें जगह कम होती जाती है, और इक्वेटर पे उनमें सबसे ज्यादा जगह होती है। तो दे आर डेफिनेटली नॉट इक्वी डिस्टेंस towards the pole, they taper, and at the equator they are the broadest, right? These are your longitudes. अब बात आती है लैटिट्यूड्स की। बच्चा लैटिट्यूड्स जो होती हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं इक्वेटर के। हम सब जानते हैं कि इक्वेटर पे जो है सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं और सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी की पड़ती हैं। तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी मानी जाती है। इक्वेटर से आप जैसे जैसे दूर जाओगे नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ या सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, यानी कि नदर्न पोल की तरफ या सदर्न पोल की तरफ, वैसे वैसे जो है ठंडी थोड़ी इंक्रीज होती जाती है। इसीलिए इक्वेटर के पास वाले क्लाइमेट को बोला जाता है
ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और उससे थोड़ा सा दूर क्लाइमेट को बोला जाता है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इंडिया में दोनों ही देखने को मिलते हैं। ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी है मैंने। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड और काफ़ी एक्सप्लेनेशन चाहिए हो इसकी, और अच्छी एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, अलग से एक सेशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं अलग से एक एक्सप्लेनेटरी सेशन बना दूंगी आपके लिए। आगे चलते हैं। तो ये देखो, मैं बोल रही थी ना कि लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड का जो एक्सटेंट है इंडिया का वो कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे तो गुजरात वाली साइड और आपका ये अरुणाचल वाली साइड के बीच का डिफरेंस 30 डिग्री है, और कश्मीर और केरला वाली साइड का डिफरेंस भी आपका समवेयर अराउंड 30 डिग्री है। 30 डिग्री का बहुत काम आने वाला है, तो ये याद रखना। आइलैंड ग्रुप्स की बात करते हैं। हमारा देश इतना खूबसूरत है, यहाँ पे सब कुछ है, पहाड़ है, नदियां हैं, ओशंस है, आइलैंड्स है, सब कुछ है ना। हमारे साउथ ईस्ट में जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल में, और हमारे साउथ वेस्ट में देखने को मिलता है लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में। इसके अलावा इंडिया के टिप के नीचे आपका इंडियन ओशन भी पाया जाता है, दैट वी ऑल नो। आपको ये पता है कि इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसका नाम इंदिरा पॉइंट है। जब सुनामी आई थी 2004 में तो ये इंदिरा पॉइंट जो है पानी में सबमर्ज हो गया था, लेकिन इसको फिर भी सदर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है। हाँ, तो अब आ गए हम वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले पार्ट पे। मैं बता रही थी ना कि ये मैप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, 8 स्टेट से गुजरता हुआ। तो इसको याद करने का तरीका सिंपल तो नहीं है, लेकिन ये 8 स्टेट्स अगर आप 2 बार भी मैप पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और इसके साथ वेस्ट बंगाल, और इसके साथ आपका त्रिपुरा एंड मिजोरम, 8 स्टेट्स। अच्छा, जब भी मैप वर्क याद करना हो, रट्टा लगाने से अच्छा है कि एक मैप अपने साथ खरीद के हमेशा रखा करो और उसमें फिल करके देखा करो। आई एम टेलिंग यू इट विल बी वेरी इजी, सिंस ये इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, आपको पता है कि बीच वाली स्टेट्स को ही याद करना है। दैट्स अ ट्रिक। एनीवे, चलो अब इंडिया के साइज के बारे में बात करते हैं। हमारा जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। आपको पता है एरिया स्क्वायर किलोमीटर में होता है, इसलिए ऑल्सो ये फिगर जो है आपको क्लास 10th में भी हेल्प करने वाली है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। हमारा जो एरिया है वो दुनिया के एरिया में अगर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन पूछा जाए तो वो 2.4% है। इसीलिए हम दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री में आ जाते हैं एरिया वाइज। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है वो मुझे कमेंट्स में बताना, सेकंड लार्जेस्ट कौन है वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। तो 3 ही याद करनी है, फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट एंड हमारा इंडिया 7th लार्जेस्ट। ठीक है। द टोटल लेंथ ऑफ आवर कोस्ट लाइन, ऑफ आर कोस्ट लाइन का क्या मतलब है बच्चा? जहां जहां हमारे ओशन के पास वाला किनारा है उसकी लेंथ बोल रहे हैं, यानी कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, अभी मैं आगे फोटो दिखाऊंगी। तो कोस्ट लाइन का मतलब वो हो गया। हमारी जो कोस्ट लाइन है वो समवेयर अराउंड 7500 किलोमीटर है। अगर पेपर में आपको ये एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आता है तो आप 7500 अप्रोक्सीमेटली करके लिख सकते हो, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। हमारी लैंड बाउंड्री जो है वो इससे ऑलमोस्ट डबल पाई जाती है, 15,200। अगेन आप इसको 15,000 अप्रोक्सीमेटली करके लिख सकते हो, किलोमीटर लगाना मत भूलना। बस बहुत सारा चीज़ें याद करने के लिए है इस चैप्टर में, आई नो, बट चैप्टर ईजी है तो कर लो यार। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, ये हमारी लैंड बाउंड्री वाले पार्ट हो गए, यानी कि राजस्थान हो गया आपका, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वहाँ नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स हो गई, ये सारी हमारी लैंड बाउंड्री में आती हैं। और यहाँ मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में आपको देखने को मिलता है हिमालयाज, यानी कि इंडस से लेके ब्रह्मपुत्रा तक हमें हिमालयाज देखने को मिलती हैं। हिमालयस की 3 श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं, फिजिकल फीचर्स में आपको डिटेल में पढ़ोगे। एनीवे, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ, 22 डिग्री नॉर्थ टू व्हाट बच्चा? टू द इक्वेटर। इक्वेटर से 22 डिग्री नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट पड़ता है, वहां से इंडिया जो है आइसक्रीम की कोन बनना शुरू हो जाता है, यानी कि टेपर होना शुरू हो जाता है, पतला होना शुरू हो जाता है, और एक्सटेंड किस में करता है? जाके इंडियन ओशन में। ये जो हमारे ये जो अजीबो गरीब यहाँ पे जो एक्सटेंशन इंडियन ओशन में होती है, ये हमारे बहुत काम आती है, चैप्टर में आगे आपको पता चलेगा। हमारा ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इंडिया का लॉन्जिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो 30 डिग्री है। इंडिया का जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है, यानी कि गुजरात से लेके अरुणाचल का जो एक्सटेंट है, जो चौड़ाई है, वो जो है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से छोटी दिखती है। ये एक फीचर है जिसपे हमारे एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको इसीलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया। आंसर मैं इसका बताऊंगी, बस अभी ये क्वेश्चन की तरह आप इसको देख लो। एक और क्वेश्चन आता है कि इंडिया के गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के टाइम में 2 घंटे का लैग क्यों आना चाहिए? ऐसा क्यों बोलते हैं? एक कंट्री 2 टाइम 2 घंटे का लैग, ये क्या है? इसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। ये दोनों फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-3 मार्क के क्वेश्चन दोनों पे बनते हैं।
अच्छा, ये जो टाइम लैग आता है, इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हमने क्या माजरा निकाला है कि हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो मिर्ज़ापुर से पास करता है उसको जो है अपना पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लिया। जो भी टाइम इंडिया में स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पे हो रहा होता है मिर्ज़ापुर में, वही टाइम जो है हम पूरे कंट्री में फॉलो कर लेते हैं। क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि गुजरात और अरुणाचल के बीच में कायदे से 2 घंटे का लैग आना चाहिए। आना क्यों चाहिए वो मैं अभी बताती हूँ। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। ये क्या माजरा है भाई, ये क्या माजरा है? इस माजरे से पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट व्हाई इज नॉर्थ साउथ एक्सटेंट लॉन्गर देन द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया। अभी तो मैंने बोला कि दोनों 30-30 डिग्री है, लॉन्जिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। फिर मैं क्यों कह रही हूँ कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंट जो है वो ईस्ट वेस्ट से थोड़ा सा लंबा है? व्हाई इज दिस डिफरेंस? आई विल टेल यू। बच्चा, माजरा ये है कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो होते हैं आपके इक्वी डिस्टेंट, दोनों के दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है। लेकिन जो लॉन्जिट्यूड है, जो हमने संतरे की तरह देखा, वो क्या होता है? वो पोल्स की तरफ टेपर होता है, इक्वेटर की तरफ ब्रॉडर होता है, राइट? इसी माजरे की वजह से ये डिफरेंस आता है। द डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स रिमेन्स द सेम throughout, but the distance between the two longitudes reduces as we move towards the pole, चाहे वो साउथ हो चाहे वो नॉर्थ हो। In other words, we can say that India's north-south extent, यानी कि हमारी एक तरीके से लंबाई and distance remains unchanged, but the distance between the two longitudes decreases. East-west extents also has a U-shaped bending. मतलब कि हमारी जो लंबाई है, जो लैटिट्यूड में काउंट होनी चाहिए थी, क्योंकि लैटिट्यूड इक्वी डिस्टेंस है तो वो लंबा रहता है। ऑन द अदर हैंड जो हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, जो एक्सटेंट है, उसमें क्योंकि हमें लॉन्जिट्यूड से अपनी चौड़ाई नापनी होती है और लॉन्जिट्यूड जो है कभी इक्वी डिस्टेंस तो होता नहीं, तो वहां पे डिफरेंस उसकी वजह से आ जाता है। साथ के साथ जो हमारा ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है वो थोड़ा यू शेप का बेंडिंग भी है, उससे भी थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। Hence, the lines of the longitude come nearer the east-west distance becomes less than the north-south distance. तो ये माजरा यहाँ पे सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन, why do we need a standard meridian in India? भाई स्टैंडर्ड मेरिडियन की क्या जरूरत पड़ी? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम जोन में डिफरेंस क्यों आना चाहिए? तो बच्चा, बात ऐसी है कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, हमारे लॉन्जिट्यूड का एक्सटेंट ही 30 डिग्री है। अब बोलोगे मैम ये बात तो आप कितनी बार बता चुके हो, लेकिन इसमें एक और पॉइंट है यार, ये लॉन्जिट्यूड का डिफरेंस जो है वो टाइम जोन से रिलेटेड होता है। आप सब जानते हो कि जो टाइम इंडिया में हो रहा है वो अमेरिका में नहीं हो रहा होता, वो कनाडा में नहीं हो रहा होता, वो सिंगापुर में नहीं हो रहा होता, राइट? हर जगह का टाइम डिफरेंट होता है। व्हाई? बिकॉज लॉन्जिट्यूड एंड टाइम डिफरेंसेस आर इंटर रिलेटेड ड्यू टू अर्थ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन अराउंड द सन, राइट? अब इस पे भी अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं बताऊंगी। इस चैप्टर में क्योंकि उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है तो मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। आप बस इतना समझ लो कि लॉन्जिट्यूड और टाइम जो है दोनों इंटर रिलेटेड है। हर 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड जब चेंज होता है तब हम 4 मिनट्स ज्यादा मानते हैं, ठीक है? हर 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड जब चेंज होता है, मतलब लॉन्जिट्यूड का डिफरेंस जैसे मान लो 28 और 27, 1 डिग्री का डिफरेंस आ गया तो हम 4 मिनट बढ़ा देते हैं, ठीक है? एक लॉन्जिट्यूड डिग्री बढ़ने से 4 मिनट बढ़ता है। और इंडिया का लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 30 डिग्रीज, तो 30 इंटू 4 कितना होना चाहिए? 120 मिनट्स, विच इज 2 आवर्स। तो मतलब अगर गुजरात में 4 बज रहे होंगे तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से अरुणाचल प्रदेश में बज रहे होने चाहिए आपके 6, लेकिन ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना यार। अब एक कंट्री में तो डिफरेंट टाइम नहीं रख सकते, इनकन्वीनियंट हो जाएगा, कुछ ब्रॉडकास्ट करना हो, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी हो, फिर ऐसे कैसे चलेगा? तो फिर इसीलिए हम क्या करते हैं कि इंडिया में एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लेते हैं जो मिर्जापुर से पास करता है, राइट? और वहां पे जो टाइम हो रहा होता है उसको हम पूरे इंडिया में फॉलो कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता है, ये सारी कंट्रीज में होता है, क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट तो सारी कंट्रीज में होता है। एनीवे, इंडिया इन द वर्ल्ड। अब इंडिया की लोकेशन की बात करते हैं। इंडिया जो है पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट सेंटर में लोकेटेड है यार। हम एशिया का पार्ट हैं, हम ईस्ट एशिया से भी कनेक्टेड है, हम वेस्ट एशिया से भी कनेक्टेड है। आप देखो तो अगर एक एशिया को एक बड़ा सा कॉटन कैंडी समझो तो हम कॉटन कैंडी के नीचे लगे हुए आइसक्रीम कोन की तरह दिखते हैं। वी आर जस्ट लाइक अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ, ऐसे कुप्पी सी बनी होती है, ठीक है, लाइक अ कोन। सो वी आर अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। इसके साथ साथ हमारी जो लोकेशन है वो सेंट्रल तो है ही, स्ट्रेटेजिक भी काफी है। हमारे ट्रेड रूट्स काफी सालों से फेमस है, काफी सेंचुरी से फेमस है, ओनली बिकॉज ऑफ आवर लोकेशन, परफेक्ट लोकेशन। इसीलिए पता है हम इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन भी रख दिया गया था। एक रीजन ये भी था कि हमारी लोकेशन इतनी बढ़िया है। बताओ, एक सागर का ही नाम रख दिया आपने कंट्री के नाम पे, तो कुछ तो फायदा हमें इस लोकेशन का हुआ होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर।
इंडिया के जो इंडियन ओशन पे ट्रेड रूट्स रहे हैं बच्चा, वो सेंचुरी से इंडिया को दुनिया के साथ कनेक्ट करते हुए आए हैं। तो इंडिया को इन ट्रेड रूट्स का काफ़ी फायदा हुआ है, इंडियन ओशन वाले ट्रेड रूट्स का। इनफैक्ट किसी और कंट्री की इंडियन ओशन पे इतनी बड़ी कोस्ट लाइन नहीं है जितनी इंडिया की है। इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है वो सीधे जाके इंडियन ओशन में प्रोट्रूड करता है, और इसी की वजह से इंडिया को इतनी बेस्ट लोकेशन मिल जाती है ऑस्ट्रेलिया जैसे फार ऑफ कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करने के लिए भी। इनफैक्ट इंडियन ओशन के ऊपर इंडिया से सेंट्रल लोकेशन और किसी कंट्री की नहीं है, हम बिल्कुल उसके सर पे बैठे हुए हैं। तो बस हमारी इतनी प्यारी लोकेशन है, इतनी अच्छी कोस्ट लाइन है उस पर, तो हमारे कंट्री के नाम पे रख दिया उसका नाम अभी, है ना, अच्छी बात है तो। चलो अच्छा, ये सबने मीम्स देखे होंगे, ये अभी बहुत फेमस हुआ था, स्विस कनाल में एक शिप फंस गया था, तो काफ़ी सारे मीम्स बन गए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चेकआउट कर सकते हो, स्विस कनाल मीम्स टाइप करोगे तो आपको दिख जाएगा, है ना। तो एनीवे, तो ये जो स्विस कनाल है ये इंडिया और यूरोप के बीच के डिफरेंस को रिड्यूस करने के लिए बनाई गई थी। इंडिया और यूरोप के ट्रेड रूट्स बहुत घने हैं बच्चा, और बहुत पैसा मिलता है हमें यूरोप को सामान पहुंचा के और उनसे पैसे लेके, फॉरेन एक्सचेंज लेके, इसलिए हमने थोड़ा उसे और स्ट्रेंथन करते हुए स्विस कनाल खोली, और इंडिया और यूरोप के बीच का जो डिस्टेंस है इसकी वजह से 7000 किलोमीटर कम हो गया, क्योंकि सीधा रास्ता खोल दिया ना आपने, घूम घूम के नहीं जाना पड़ता। तो 1869 में ये काम हो गया था, इससे काफ़ी फायदा हुआ। अगेन क्या फ़ायदा हुआ उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हमारी दुनिया में जो मैं बता रही हूँ कि इतना ट्रेड हम सेंचुरी से करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हम ओशन से करते आ रहे हैं, सिर्फ इंडियन ओशन फायदे में आया है या अरेबियन सी आया है या बे ऑफ बंगाल आया है, नहीं, हमारे पास लैंड रूट्स भी रहे हैं। इनफैक्ट लैंड रूट्स तो ओशन रूट से भी पुराने रहे हैं बच्चा, क्योंकि जब शिप्स भी नहीं थी, शिप भी तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो जब दुनिया में शिप्स भी नहीं थी तब भी हम जो है ट्रेड किया करते थे, क्योंकि जो हमारे हिमालयाज हैं नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, उनके बीच में पतले पतले पासेस हैं, उस पासेस से जो है हम एशियन कॉन्टिनेंट से काफ़ी कनेक्टेड रहते थे, तो हम तब से ट्रेड करते आ रहे हैं, ठीक है। रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम, तो हम बहुत पुरातन टाइम से आइडियाज और काफ़ी सारे सामान का एक्सचेंज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने दुनिया को सिर्फ दिया है, सिर्फ सामान बेचा है या नॉलेज दिया है, हमें मिला भी काफ़ी है। हमारे उपनिषद, हमारे इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, हमारी रामायणा, ये सारी दुनिया में बहुत पहले से फेमस है, कोई नई नई फेमस नहीं हुई हैं, एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज कि हमारे यहाँ से लोग जाया करते थे, ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बनते थे, एंड दे यूज टू स्प्रेड दिस नॉलेज एंड अवेयरनेस अमंग अदर कंट्रीज। और हमने भी बहुत कुछ सीखा है, हमने ग्रीक स्कल्पचर सीखा है, ये जो डोम स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है कितने सारे हमारे एंशिएंट बिल्डिंग्स में, दिस इज नॉट एक्चुअली इंडियन, ये हमने बाकी जगह से सीखा है। मुगल आर्किटेक्चर, ग्रीक स्कल्पचर, ये सब इंडिया में आया भी है बाहर से, तो वी हैव लर्नड अ लॉट। अब हम अपने पड़ोसी देशों के बारे में बात कर लेते हैं भाई। आप ये मैप देख लो, आपको इससे देख हमारे पड़ोसी देश सारे ग्रे से मार्क हुए हुए हैं यहाँ पे। नॉर्थ वेस्ट की साइड यानी कि राजस्थान की साइड हमारे पास दो पड़ोसी देश हैं, एक तो पाकिस्तान है, एक अफगानिस्तान है। नॉर्थ में हमारे पास 3 है बच्चा, एक भूटान है जो सिक्किम से एकदम लगा हुआ है, एक नेपाल है जो आपका उत्तराखंड, यूपी और बिहार से लगा हुआ है, और एक उनके ऊपर है अपना चाइना, ठीक है। तो ये तो हो गए 5 देश। फिर आप थोड़ा ईस्ट की साइड आओगे तो 2 और मिलेंगे, बांग्लादेश है और म्यांमार है, और हमारे साउथ की साइड श्रीलंका है और मालदीव्स है। मालदीव्स इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन मालदीव्स भी लक्षद्वीप से थोड़ा सा साउथ वेस्ट जाओगे ना, थोड़ा मैप से इधर बाहर की तरफ इमेजिन करोगे तो वहां आपको मालदीव्स दिख जाएगा। एनीवे, इसके अलावा हमारे पास जो है अभी करंटली 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो उसमें नंबर चेंज होगा बच्चा, लेकिन ये करंट स्टेटस ये है, हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। आपकी शंकाओं को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे यूटीज लिस्ट भी कर दी हैं। एक हमारी जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं है, यूटी बन गई है। लद्दाख है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव पहले 2 अलग अलग यूटीज हुआ करती थी, उन्हें अब क्लब कर दिया गया है। लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो ये हमारी हैं 8 यूनियन टेरिटरीज एंड 28 स्टेट्स। 29 थी पहले, वो एक जम्मू एंड कश्मीर का करती थी, अब वो यूनियन टेरिटरी है, इसलिए 28 स्टेट्स हो गई हैं। इसके अलावा लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार अभी भी जो है आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं। दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी जो अब क्लब कर दी गई हैं, ठीक है। तो इसलिए नंबर रिड्यूस हो गया यूटीज का। तो ये तो हो गई यूटीज, ये मैप पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं बता दूं, जो हमारा स्पेसिफिकली जो बढ़िया सा एक पड़ोसी देश है हमारा श्रीलंका, जो हम अपनी रिलीजियस बुक्स में भी पढ़ते हैं कि इसके साथ हमारे रिलेशनशिप्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं,
वो हमारी कंट्री से फिजिकली सेपरेटेड है, ये तो हमें पता है, लेकिन कनेक्टेड भी है। वो कनेक्टेड पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार के द्वारा है। बच्चा पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार की फोटोज में कम्युनिटी पोस्ट में डाल रही हूँ इस चैनल के, वो एक बार देख लेना, और उनकी डेफिनेशन वगैरह भी उधर है कि स्टेट क्या होता है और गल्फ ऑफ मन्नार क्या होता है। ठीक है, तो इससे हम कनेक्टेड हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, दैट विच कंट्री इज कनेक्टेड विद पाक स्टेट विद इंडिया, तो आपको ये पता होना चाहिए श्रीलंका। मालदीव में कंफ्यूज मत होइएगा। मालदीव आइलैंड जो है हमारा लक्षद्वीप के भी थोड़ा साउथ में पड़ता है, वहाँ पे काफ़ी इंडियन पॉपुलेशन रहती है, एंड वहाँ पे इंडियन कुजीन वगैरह भी मिल जाता है हमें अवेलेबल। अगेन अननेसेसरी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। एनीवे, सो ये चैप्टर का लास्ट डू यू नो है कि हमारे 1947 से पहले ये सारी जो स्टेट्स आप जानते हो, ये सारी जो यूनियन टेरिटरीज आप जानते हो, ये तो 1947 के बाद हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, बहुत कुछ हुआ, राइट। लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम डिवाइड वगैरह हुए, क्लास 10th में पढ़ोगे इसके बारे में। लेकिन इससे पहले क्या होता था? इससे पहले होती थी दो तरीके की स्टेट्स, एक होती थी प्रोविंशियल स्टेट्स, एक होती थी प्रिंसली स्टेट्स। तो जो जहां पे डायरेक्ट कंट्रोल होता था कॉलोनियल गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उन्हें बोला जाता था आपका प्रोविंसेस, ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स। जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहां पे इनडायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था। सोवेरेनिटी मतलब देखो, अल्टीमेट अथॉरिटी तो प्रिंसली स्टेट्स पे भी आपकी क्वीन की ही होती थी, ब्रिटेन की क्वीन की, मतलब बेसिकली सोवेरेनिटी तो अल्टीमेट ब्रिटेन की ही होती थी, लेकिन कौन उनके बिहाफ पे राज करता होता था? लोकल राजा लोग राज करते होते थे। तो लोकल राजाओं के साथ थोड़ी पार्टनरशिप करके क्या कर दिया था कि थोड़ी सी अथॉरिटी लोकल राजा को भी दे रखी थी, थोड़ी सी ब्रिटिश ऑफिशियल्स को भी दे रखी थी, तो वहाँ पे थोड़ा सेमाई कल्चर था। बट प्रोविंसेस में डायरेक्ट रूल होता था ब्रिटिश ऑफिशियल का। बाद में प्रोविंसेस और प्रिंसली सब मिलके आपकी नॉर्मल स्टेट्स बन गई। तो दैट वॉज आफ्टर वी अटेन्ड डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंस। Anyway, so this was all. Thank you so much. I hope you enjoyed the session. Don't forget कि इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लिया करो यार, सोशली शुभम। वहाँ पे भी कई बच्चे मुझे मैसेज करते हैं। ऑल्सो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बनना मत भूलना, वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं भेजने वाली हूँ। दूसरा चैप्टर कौन सा चाहिए? मैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन सोच रही हूँ, लेकिन आपको कोई और चैप्टर चाहिए तो मुझे कॉमेंट्स में बता देना, ठीक है। सो थैंक यू, सी या। अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बताइए। बाय बाय, टेक केयर, वेयर 2 मास्क, सैनिटाइज योर हैंड्स, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज। बाय।